क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8.2। कल की क्लास के बाद कंटिन्यूएशन में है ये क्वेश्चन। कल हमने प्रूफ में इस छोटी सी फिगर पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखाया था कि इट इम्प्लाइज पी क्यू आर एस। भाई उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर वाला। इट इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इसे हमने थर्ड इक्वेशन कहा था कल, था ना। तो अब इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम काम। देखिए सर ध्यान से, मैंने आपके सामने दो ट्राइंगल लिखे। इन ट्राइंगल PBQ एंड इन ट्राइंगल RCQ। इन ट्राइंगल PBQ एंड इन ट्राइंगल RCQ, ये दो ट्राइंगल लिए मैंने आपके सामने। क्या PB और RC आपस में इक्वल है? PB इक्वल्स टू RC। वजह बता सकता है कोई बच्चा? halves of equal sides are also equal. Halves of equal sides are also equal. Equal sides के halves भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है जी, halves of equal sides are also equal. BQ इक्वल है CQ के, क्यों? बिल्कुल, Q is the midpoint of BC। तीसरा बता सकता है कोई बच्चा? PQ और RQ को तो इक्वल लाना ही है। अगर इसे ही ले लिया तो फिर बचा ही क्या? शाबाश। एंगल B इक्वल्स टू एंगल C ईच 90 डिग्री। ये साइड बीच वाला एंगल, ये साइड बीच वाला एंगल, कौन सी लग गई? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल PBQ बेटा जी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल RCQ के। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं कह सकता हूं कि PQ इक्वल हो गई RQ के? किस वजह से? CPC की। सर जरा ध्यान दीजिए, थर्ड में आपने दिखाया था, थर्ड इक्वेशन में, कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। फोर्थ में आपने दिखा दिया एक पेयर एडजेसेंट साइड का आपस में इक्वल है। ठीक, मुझे इसे स्क्वायर दिखाना है। स्क्वायर दिखाने के लिए तीन बातें दिखानी होती हैं। नंबर 1, इट इज ए पैरेललोग्राम। नंबर 2, एनी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल। और नंबर 3, एनी वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का, वो दिखाना रह गया बस। अच्छा एक बात बताओ, अगर पैरेललोग्राम और एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल दिखा देते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? क्या बन जाता है वो रोम्बस बन जाता है। जरा देखना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना था? 3 में रोम्बस दिखाना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहां तक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले आपने पैरेललोग्राम तक का तो दिखाई लिया होगा, इतना और दिखा देंगे। उसके बाद लिख देंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ quadrilateral PQRS is a parallelogram in which one pair of adjacent side equal. It implies PQRS is a rhombus. हो गया तीसरा क्वेश्चन पूरा। देख लो, नजर डाल लो। पहला पूरा हो गया, तीसरा पूरा हो गया, छठा पूरा हो गया, बचा दूसरा और आठवां जो चल रहा है। ठीक है, अब मुझे एक एंगल 90 डिग्री का लाना है। जरा ध्यान से बोर्ड पे देखें सभी बच्चे, ये पार्ट थोड़ा सा अलग हटके है। जिस वाले क्वेश्चन में आपको एक एंगल 90 का दिखाना होगा, चाहे वो सेकंड है चाहे वो 8th है,
उसके अंदर आपको दूसरा डायगोनल भी ज्वाइन करना पड़ेगा। आपने कंस्ट्रक्शन लिखी थी इससे पहले 8th क्वेश्चन में, लिखी थी 8th क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन, वहां पे था ज्वाइन एसी, उसमें लिख लें एंड बीडी, ज्वाइन एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट ओ, ज्वाइन एसी एंड बीडी विच इंटरसेक्ट एट ओ। इस वाले को नाम दे दिया, इसे M कह दिया मैंने पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैंने कह दिया N। ठीक है जी, इधर M इधर N, कोई परेशानी? अब जरा ध्यान से बोर्ड पे देख लो सभी स्टूडेंट। मैंने एक ट्राइंगल का नाम बोला, इन ट्राइंगल ABD सिंस P and S are the midpoints of AB and AD, so by midpoint theorem PS parallel BD and PS equal half of BD। उसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसलिए मैंने हाफ BD यहाँ नहीं लिया, मैंने कहा भाई PS पैरेलल BD। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर पूरी लाइन PS, बहुत ध्यान से देखना बोर्ड पे, अगर पूरी लाइन PS पूरी लाइन BD के पैरेलल है, तो इसका एक पार्ट PN क्या MO के पैरेलल होगा? मैंने आपको बताया था पैरेलल में आप कहीं से भी कोई भी पार्ट ले लो, वो पैरेलल ही रहेगा। तो जैसे मैंने ये दिखा दिया कि PS पैरेलल BD, तो इट इम्प्लाइज मैं कह सकता हूं कि PN पैरेलल MO। डन। अच्छा एक बात देखो, आप जो आपने कल 8th क्वेश्चन की शुरुआत करी थी, उसमें जो सबसे पहली इक्वेशन बनाई थी आपने, फर्स्ट इक्वेशन कहा था जिसे हमने, वो ये थी कि PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल हाफ ऑफ AC। देखो लिखा हुआ होगा, लिखा है क्या? अच्छा एक बात बताओ, अगर PQ AC के पैरेलल है तो क्या PM NO के पैरेलल होगी? यहां देखो बोर्ड पे, अगर PQ AC के पैरेलल है तो क्या इसका एक छोटा सा पार्ट PM इसके NO के पैरेलल होगा? देख लो ना, पैरेलल दिख रहा है, अगर ये और ये पूरी पैरेलल है तो इसका ये पार्ट और ये पार्ट भी तो पैरेलल ही है। तो हम ये कह सकते हैं ऑल्सो PM पैरेलल, सुन लो पहले बाद में कर लेना, NO ब्रैकेट में रीजन देंगे एज PQ पैरेलल AC, एज PQ पैरेलल AC। इतनी बात में कोई दिक्कत परेशानी दुविधा? अब जरा बोर्ड पे देखो, PN MO के पैरेलल, PM NO के पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये क्वाड्रिलेटरल PMON क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम। कोई परेशानी? पक्का? तो हमने ये लिख दिया इसके बाद, इट इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल PMON is a पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल PMON पैरेललोग्राम हो गया। देखो एक क्वेश्चन को एक पूरा क्वेश्चन मान के मत करना, इसमें 3 पार्ट हैं। पहला हिस्सा पैरेललोग्राम का, जहां तक मैंने आपको कल बताया था, दैट इज ओनली 1 पार्ट, वो आपने सीख लिया, 3-4 बार करके देख लिया, इसलिए वो सब आपको आ गया। सेकेंड थिंग, टू शो दैट एडजस्ट a pair of adjacent side equal, वो ये वाला हिस्सा है, सिंपल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक। तीसरा पार्ट है टू शो दैट एनी वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, वो अब हम कर रहे हैं।
तो उसे 3 हिस्सों में अलग अलग आप लोग करके देखिएगा। इसे आप एक क्वेश्चन मानेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हे भगवान, इतना बड़ा सवाल होने का ही नहीं। तो इसलिए ऐसा मन में विचार मत लाएं, इट इज वेरी लेंथी क्वेश्चन, यू हैव टू डू इट इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। ऐसे ही आपको इसे दिमाग में अपने फीड करना है। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो गया, PMON। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इट इंप्लाइज एंगल MPN, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल MON के? क्यों भाई? अपोजिट, शाबाश, यहां लिख देंगे आप, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट मगर एंगल MON कितने डिग्री का है? क्यों है? ये पूरी फिगर क्या थी? ABCD, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। सिर्फ 2 ही फिगर ऐसी हैं जिसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। उनमें से एक तो है स्क्वायर, एक है रोम्बस। इसीलिए रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल प्रूव करवाया जाता है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक तो पैरेललोग्राम चाहिए होगा और एक 90 का एंगल। तो अगर एक एंगल 90 का दिखाना होगा तो यहाँ 90 होना जरूरी है, और यहाँ 90 रोम्बस में ही होता है, इसलिए रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल बनता है। बेसिक रीजन है, सिर्फ कुछ और नहीं है। दोनों चीजें आपस में कोरिलेट हो रही है भाई। if we have to show that any angle is of 90 degree, then it is required that this angle is of 90 degree, and it is possible only in square and in rhombus। तो इसलिए स्क्वायर में स्क्वायर दिखाया जाता है और रोम्बस में रेक्टेंगल दिखाया जाता है। रेक्टेंगल में भी तो एक एंगल 90 दिखाओगे ना आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि ABCD इज ए रोम्बस और शो करना है PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो रोम्बस है, इसका मतलब उसमें ये एंगल ऑलरेडी 90 है, तभी तो आप इसे 90 दिखा पाओगे, ये वाला प्रोसेस उसमें कर पाओगे। समझे बात को? नहीं। तो आपने लिखा एंगल MON 90 डिग्री, रीजन दिया कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। अच्छा, अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल 90 है तो क्या एंगल MPN 90 का हो गया? अच्छा, MPN को क्या मैं SPQB या QPS भी लिख सकता हूं? इट इम्प्लाइज S इक्वल टू, इसे कहा जी मैंने 5th इक्वेशन। जरा देखना, फ्रॉम 3rd, 4th एंड 5th क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए स्क्वायर, कह सकता हूं नहीं इसे? ये आ गया जी हमारे पास। इट इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अच्छा, अगर हमें सेकंड क्वेश्चन प्रूव करना है, सेकंड यानी कि हमें रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल दिखाना है, तो कौन कौन सा पार्ट होगा उसमें? एक तो यहां तक तो होगा ही होगा, फिर ये बीच वाला हिस्सा नहीं होगा, यहां से शुरू होगा फिर, है ना? यहां से शुरू करेंगे, ये पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा, और यहाँ लिख देंगे PQRS इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, बात क्लियर हो गई? तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 2। तो कितने क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे? 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, 6 खत्म, 8 खत्म। ये सारे इसी क्वेश्चन नंबर 8 के हिसाब से होते चले जाए। ठीक है जी। जिन स्टूडेंट्स का कल का वर्क छुटा है वो पहले कल वाली रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, उसके बाद आज वाले काम को करेंगे, तब वो कोरिलेट कर पाएंगे दोनों दिन के काम को एक साथ।
नहीं तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कितनी भी कोशिश कर लें चाहे। यहाँ तक ओके? नोट डाउन प्लीज। After this, we move to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया आपसे कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर E मिड पॉइंट है AD का, ड्रॉ की गई EF जो कि पैरेलल है AB के, तो ये तीनों पैरेलल हो गई आपस में, और यहां से ये हमने ज्वाइन कर रखे हैं, इस पॉइंट को हमने कोई नाम दे दिया ABCDEFG कह दिया। वो ये कह रहा है कि शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्या प्रूव करना है हमें? F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सर मैं पहले आपको सिर्फ इसे समझा रहा हूं, इतना आसान प्रूफ है इसका, इतना आसान कि आपको मतलब मजा आ जाएगा कि वाह हो भी गया। इसके अंदर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, और वो जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है उसका स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी ट्राइंगल के अंदर यदि किसी एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करी जाए जो कि दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर देती है। ये स्टेटमेंट कहता है इसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जरा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। ट्राइंगल लिया ABD, दिख रहा है सबको? उसके अंदर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EG पैरेलल टू AB, क्योंकि पूरी EF AB के पैरेलल है तो EG AB के पैरेलल होगी। सिर्फ आप इस ट्राइंगल को देखो बस, बाकी इससे को भूल जाओ। ABD ट्राइंगल के अंदर E मिड पॉइंट है AD का, EG पैरेलल है AB के, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि EG BD को बाइसेक्ट कर देगी। यही तो हुआ भाई, आपने यही तो पढ़ा है कि किसी ट्राइंगल के अंदर एक साइड के मिड पॉइंट से चली हुई लाइन जो दूसरी साइड के पैरेलल होती है तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर देती है। इसका मतलब EG ने BD को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब G BD का क्या हो गया? मिड पॉइंट। नाउ G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। यहां तक ओके? जो प्रोसेस हमने अभी लगाई है वही सेम टू सेम प्रोसेस अब हम अगले ट्राइंगल पर इंप्लीमेंट करेंगे। ट्राइंगल लिया हमने BCD, दिख रहा है? G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, प्रूव्ड अबव, है ना? GF पैरेलल टू DC, क्योंकि EF पैरेलल टू AB, AB पैरेलल टू DC, इट इंप्लाइज GF पैरेलल टू DC। ठीक है? तो ट्राइंगल BCD के अंदर एक साइड के मिड पॉइंट से चली हुई लाइन जो दूसरी साइड के पैरेलल है वो तीसरी साइड को क्या कर देगी? इसका मतलब F इज द मिड पॉइंट ऑफ। यही सेम चीज, एक ही चीज आपको 2 बार लगानी पड़ी, 3 लाइन पहले में 3 लाइन अगले में, और हैंस प्रूव्ड। नहीं समझ में आया? अब जो चीज मैंने आपको समझाई है उसे मैं लिख के दिखा रहा हूं। यदि आपको कहीं कोई परेशानी अटक जाए तो आप पूछ लीजिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। कुछ भी समझ में ना आए, आप बिल्कुल ये मत सोचें कि आपके साथ बैठा हुआ बच्चा तो पूछ नहीं रहा, मुझे अकेले को पूछना पड़ रहा। आप अपने लिए पढ़ने आए हैं, साथ वाले के लिए पढ़ने नहीं आए हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क। कोई भी हंसता हुआ पाया गया मुझे किसी दूसरे बच्चे की प्रॉब्लम पर, तो मैं उसे उठा के बाहर निकाल दूंगा यहाँ से तुरंत, क्योंकि मुझे पता है आप सब दूध के धुले हुए तो है नहीं। मुझे पता है आप सब कितने पानी में है, कितने खटाई में है।
तो इसलिए जो पूछ रहा है कम से कम उस पर हंसने की जरूरत नहीं है। वो अगर कोई चीज दोबारा समझने के लिए कह रहा है तो आप भी कोशिश करें कि उसके साथ साथ दोबारा समझ लें। आपको एक मौका मिल गया, क्योंकि जैसे ही मिलता है मौका मार देना चाहिए चौका। कहीं ऐसा ना हो मिल जाए धोखा, अगली बॉल पे क्लीन बोर्ड, तो दिक्कत हो जाएगी, है क्या ना। तो इसलिए साथ साथ काम करते चलें। देखिए हमने ट्राइंगल लिया पहले, इन ट्राइंगल एबीडी, आवाज नहीं भाई, इन ट्राइंगल एबीडी लिखेंगे सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ये आया गिवन। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ये आया जी गिवन। एंड ईजी पैरेलल एबी, रीजन दिया सिंस ई एफ पैरेलल एबी। फिर लिखेंगे सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं ईजी बाइसेक्ट्स, हाँ जी यहाँ लिख रहा हूं इधर, इट एम्प्लाइज ईजी बाइसेक्ट्स किसे, बीडी को। सो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ, हाँ जी, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। ये हमने पहले ट्राइंगल से निकाल लिया जी, पक्की बात। सेम कंसेप्ट विल बी फॉलोड इन नेक्स्ट ट्राइंगल। कौन सा है वो, बीसीडी। हमने लिखा इन ट्राइंगल बीसीडी सिंस जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, कहां से आया, प्रूव्ड अबव। सिंस जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी एंड जीएफ पैरेलल डीसी, क्यों भाई, क्योंकि ईएफ पैरेलल एबी और एबी पैरेलल सीडी या डीसी एक ही बात है। फिर आपने लिखा सो बाय किसकी हेल्प से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आप लिखेंगे जीएफ बाइसेक्ट्स किसे, बीसी को। इट एम्प्लाइज एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, बीसी का। इट एम्प्लाइज एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। क्लियर है बात, एक ही चीज दो बार, परफेक्ट। कोई परेशानी जैन साहब, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो, कल की जो क्लास है उसे देखने के बाद तब ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी जो आज ऐसा लग रहा होगा कि हमारी प्रॉब्लम है। क्योंकि जिन बच्चों की कल की क्लास छुट्टी है उन्हें वास्तविकता में आज दिक्कत आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। तो दैट्स व्हाई आई विल प्रोवाइड यू यस्टरडेज रिकॉर्डिंग एज वेल एज टुडेज रिकॉर्डिंग, एंड दोनों देखने के करने के बाद ही आप श्योर हो पाएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस तो आप कल दोबारा से पूछ लें, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार करके जरूर देखें अपने हाथ से। कुछ बच्चे इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि हमें सब कुछ आता है। सब कुछ तो मुझे भी नहीं आता, तो तुम्हें ही क्या आता होगा। मैं भी कई बार अटक जाता हूँ कुछ क्वेश्चंस पे, सोचना पड़ जाता है। तो इसलिए आप सब अभी से कहाँ से इस बात को सोच पाएंगे कि आपको सब कुछ आता है। तो कोशिश आप लोगों की ये रहे कि जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ से समझ के जा रहे हैं उन सबको पूरा पूरा दोबारा से करके देखेंगे। आज करना क्या है वो नोट करिए। नोट डाउन प्लीज।
You all have to do exercise 8.2 question number, एक मिनट, exercise 8.2 question number 1, 2, 3, 4, 6 and 8। ठीक है जी, सारे करने हैं, 5वां और 7वां छोड़कर बाकी सब करना है। ठीक, और अपना वर्क सभी कंप्लीट कर लेंगे, खाली कोई ना छोड़े।